नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। उफा में मिले नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ, आतंकवाद के खिलाफ साझा सहयोग पर जोर। अगले साल पाकिस्तान जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य बनेंगे भारत और पाकिस्तान। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया ऐतिहासिक, कहा यूरेशियाई देशों से मजबूत होंगे संबंध। इसरो के लिए ऐतिहासिक दिन, रात 10 बजे सबसे बड़ा कारोबारी मिशन होगा लॉन्च। PSLV C-28 के जरिए ब्रिटेन के 5 उपग्रहों को भेजा जाएगा अंतरिक्ष में। बिहार विधान परिषद चुनाव में नीतीश लालू गठबंधन पर बीजेपी और सहयोगी पड़े भारी। 24 में से 13 सीटों पर जीत, निर्दलियों के खाते में 1 सीट। और हरारे वनडे में भारत ने जिम्बाब्वे को दिया 256 रनों का लक्ष्य। रायडू का शानदार शतक। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। अंतरिक्ष विज्ञान के लिहाज से भारत के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। इसरो अब तक का सबसे बड़ा कारोबारी प्रक्षेपण करने जा रहा है। PSLV C-28 रॉकेट के जरिए ब्रिटेन के 5 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। करीब 1,500 किलोग्राम वजन के इन उपग्रहों को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रात 9:58 पर लॉन्च किया जाएगा। अपनी सबसे भारी कारोबारी उड़ान के लिए प्रक्षेपणयान PSLV C-28 को और उन्नत बनाया गया है। प्रक्षेपण के समय भरपूर ताकत देने के लिए इसमें 6 बूस्टर लगाए गए हैं। 7 उपग्रहों को अंतरिक्ष में 647 किलोमीटर की ऊंचाई पर सनसिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए 8 थ्रस्टर लगे हैं। This is the 5th dedicated launch for commercial purposes, and this is also the heaviest of the commercial payloads we are carrying. PSLV का ये 30वां प्रक्षेपण मिशन है। इसमें ब्रिटेन के 5 उपग्रहों में 3 DMC-3 उपग्रह, 2 सहायक उपग्रह CBNT-1 और D ऑर्बिट सेल शामिल है। इसका वजन 1450 किलोग्राम है। ये उपग्रह पृथ्वी पर किसी भी लक्ष्य का हाई रेजोल्यूशन तस्वीर ले सकती है। इनका इस्तेमाल संसाधन तलाशने, पर्यावरण सर्वेक्षण, शहरी प्रबंधन और आपदाओं की निगरानी के लिए किया जाएगा। पिछले साल जून में PSLV C-23 के जरिए 4 देशों के 5 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था। भारत ने उपग्रह प्रक्षेपण के कारोबारी क्षेत्र में 1999 में कदम रखा और जर्मनी और कोरिया के उपग्रहों को सफलतापूर्वक स्थापित किया। 2007 में इटली के उपग्रह एंजिल को अंतरिक्ष में भेजकर अपनी कारोबारी प्रक्षेपण क्षमता भारत ने साबित की। इसरो अब तक 19 देशों के 40 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण कर चुका है। कम प्रक्षेपण लागत और कामयाबी के चलते कई देश इसरो से उपग्रह प्रक्षेपण का अनुबंध कर रहे हैं। इसके जरिए अरबों डॉलर की कमाई भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मैं कहूं कि ऐतिहासिक दिन और जो आज इसरो करने जा रहे हैं, इस पर और खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ टी वेंकटेश्वरन हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। टीवी स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये कि किस तरीके से मैं कहूं कि ये मील का पत्थर है, या मैं कहूं कि अब तक का सबसे बड़ा जो मिशन कहा जा रहा है, कारोबारी मिशन, क्यों? 2 चीज़ है इसमें। एक है 5 उपग्रह एक ही समय लॉन्च हो रहा है। एंड 5 उपग्रह एक ही समय लॉन्च हो रहा है का मतलब दैट ऊपर उपग्रह रख के when the rocket is launched, it is kept in a shield on the top. Okay. So you have to keep all of them in it, and then you have to release them at the right time, one by one. And in fact, that DCM-3 satellites which are being sent are 3 meter in height. So टेक्निकली मैं कहूँ टीवी की जो 5 सैटेलाइट जब मैं कहूँ कि रिलीज किए जाएंगे, उस वक्त की टाइमिंग बहुत क्रूशियल होती है, बहुत scientific. Each of them have to do it at right time, because that 3 has to be released at 120 degree angle. Okay. So it's a very technically a very sophisticated stuff. The second is that there is a nano satellite that is being sent from this mission. That is a very, very unique, satellite. That satellite is aimed at ensuring that we don't make space debris in future. Okay. That's a very, very interesting. I can explain in detail. It's a very small kind of a box. Once it goes to the space, वो एक्सपैंड होगा, रुमाल की तरह और मोर का पंखा की तरह वो एक्सपैंड होगा। उसका थिकनेस हमारा बाल की तरह है। Okay.
इट विल एक्सपैंड इनटू 4 into 4 meters, उतना बड़ा होगा. सो इसलिए सूर्य का प्रकाश का प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक ड्रैग, इसके कारण वो धरती में गिरेगा, लैंड करेगा, नॉट लैंड करेगा, धरती में गिरेगा, डिस्ट्रक्शन होगा. ओके. सो इसी तरह फ्यूचर में हम सैटेलाइट्स को यूज के बाद और सैटेलाइट के साथ डेब्रिस जा रहा है ना, उसका हम सेफ डिस्ट्रक्शन कर सकता है, सो दैट वो स्पेस में डेब्रिस के रूप में नहीं होगा. यानी टीवी में अगर बहुत ही आम आदमी के लिहाज से कहूँ तो जो स्पेस में तमाम प्रक्षेपण के बाद कचरा इकट्ठा होता है, उसे बहुत सही तरीके से मैं कहूँ कि डिस्ट्रॉय करने की रखी, या उसके लिए एक्सपेरिमेंटल है. yes. और इसकी पेलोड को लेकर भी कहा जा रहा है कि अपने आप में अलग तरीके का है पहले से लगे, वो क्या है? या बिकॉज टिल नाउ हम लगभग 700 kgs का फॉरेन सैटेलाइट लेके गया है. अभी ये 1.7 टन, सो मतलब डबल द टाइम उतना पेलोड हम इस रॉकेट में लेके जा रहा हूँ. ये एक्सेल वर्जन है. सो ये एक्सेल वर्जन में 6 ट्रैप ऑन मोटर्स है, उसमें ईच में 12 टन फ्यूल है. सो हम बड़ा व्हाट यू कैन से मोर पेलोड हम ऊपर लेके जा सकता हूँ. सेकंड, ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है, ये लो अर्थ ऑर्बिट नहीं है और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट नहीं है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है. मतलब एक सैटेलाइट का सन का एंगल एग्जैक्टली होना चाहिए, उस तरह से हम उसको प्लेसमेंट करना है. So ये technically actually a very challenging mission. In addition to that, we are launching what we call as a developed nation, United Kingdom's 5 satellite. That shows our specific niche strength. तो मैं ये कह सकता हूँ, या फिर हम एक आम हिंदुस्तानी के लिहाज से कहूँ टीवी की, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत इस वक्त चुनिंदा जो टॉप के 3 कंट्रीज या 5 की बात होती है उसमें शामिल है, और बहुत तेज़ी के साथ वहाँ का जो बाजार है उसमें एक तरीके से आगे बढ़ रहा है. निश में सी हमारा ये PSLV लगभग 1.5 टन to 1.8 टन हम लेके जा सकता हूँ. दैट इज हायर ऑर्बिट्स के लिए. बट सोयूज को आप लेकर तो इट कैन टेक अबाउट 4.5 टन. बट देन वो बड़ा है. इट्स नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज यू विल यूज अ ट्रक. Sometimes you will use a small mini truck, right? So in some sense, like mini vehicle. So something like our PSLV is behaving like a mini vehicle, which can meet the needs of smaller nations. Okay. So under smaller requirements. So we are making our own space in the space market, if you can say so. A niche market. और टीवी एक और बात जो कही जाती है कि भारत में जिस तरीके से, अगर मैं कहूँ कि पिछले कुछ वर्षों हमने देखा दुनिया के अलग अलग देशों से लॉन्चिंग के लिए भारत ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंट्रीज, ऐसा क्यों है? 2 रीज़न है. सी एज आई सेड, हमारा ये PSLV is what you can call as sure. the probability of success is very high. This is the 28th mission. Actually, if you look at it, it's actually the 30th launch of the PSLV vehicle. Okay. There have been only 2 failures. That is, the first 2 missions were failures. The rest of the 28 has been, 27 has been continuously success. So this will be the 28th continuous success when it gets launched. So then if you look at the our Mars mission, वो भी स्थापित किया है that हम अंतरिक्ष में इतना दूर भी हम जा सकता है. ये भी एक महत्वपूर्ण मार्केट में हमारा बात there is a feel of that security. Third, मैं बोला ना ये 4.5 टन नहीं है. So ये मिनी व्हीकल है. So छोटा छोटा और स्पेसिफिक मिशन के लिए ये एक्चुअली फिट है, ज़्यादा यूजफुल है. एक आखिरी सवाल टीवी, जिस तरीके से इसरो ने कामयाबी के शिखर पर मैं कहूँ कि आगे कदम बढ़ाए हैं, वैज्ञानिकों का एक बड़ा रोल रहा है. रिसर्च को लेकर भारत में कहा जाता था कि बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि पहले पलायन होता था, यानी कि माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता था. क्या ये मैं कहूँ कि हाल के कुछ वर्षों में जिस तरीके से इसरो ने काम किया और जिस तरीके से अपने मिशंस को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, वो जो एक साइंटिस्ट का माइग्रेशन हुआ करता था उस पर इससे भी एक बड़ी लगाम लगी है? या इफ यू एक्चुअली लुक एट द स्टैटिस्टिक्स इन द लास्ट फ्यू इयर्स, देयर इज अ रिवर्स माइग्रेशन. That is best minds of Indian origin who are in foreign countries are willing to come back. We have also created the right climate for it. So ISRO's mission is also an important thing. And other scientific establishment that we have established, OB इसमें शामिल होता है. And ISRO का success एक और चीज़ हमको बोलता है that इंडिया में हम कर सकता है. if we make our mind, उसके लिए हम effort और money और human resources allocate किया तो हम कर सकता है. ये नहीं है that ये इंडिया में नहीं होगा, वो ज़रूरी नहीं है. that
हम एक वर्ल्ड क्लास लेवल में हम जा सकता है, विषय को हम कर सकता है, हम अचीव कर सकता है, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है मेरे ख्याल से। जी टीवी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर और बहुत ही बारीकी समझाने के लिए कि ये जो आज का प्रक्षेपण है कितना अहम है और भारत के लिहाज से नहीं बल्कि दुनिया के लिहाज से उस बाजार पर आगे बढ़ने के लिहाज से भी बहुत ही क्रूशियल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो ये थी हमारी पहली खबर। और ब्रेक के बाद आगे दिखाएंगे पहला इलेक्ट्रिक विमान जिसमें इंग्लिश चैनल को किया पार। घोटाले पर घमासान, कोर्ट ने दिया फरमान, व्यापम की होगी नए सिरे से जांच, सीबीआई के हाथ में कमान। देखिए आरएस टीवी विशेष, सीबीआई के हाथ कमान, आज शाम 7:30 बजे। भारत और पाकिस्तान ने रुकी बातचीत को बहाल करने का फैसला किया है। उफा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ के बीच मुलाकात में दोनों पक्षों ने रिश्तों को सकारात्मक दिशा में आगे ले जाने पर अपनी सहमति जताई। इसमें सबसे खास बात रही आतंकवाद के खिलाफ साझा सहयोग। नवाज शरीफ के न्योते को स्वीकार करते हुए मोदी ने अगले साल सार्क सम्मेलन में पाकिस्तान आने को लेकर हामी भर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच रूस के उफा शहर में हुई ये मुलाकात बेहद सकारात्मक बताई गई है। करीब 55 मिनट तक चली इस बातचीत में आतंकवाद का मुद्दा प्रमुखता से उठा और दोनों देश समूचे दक्षिण एशिया से आतंकवाद के खात्मे पर सहमत हुए। Both sides agreed to discuss ways and means to expedite the Mumbai case trial, including additional information like providing voice samples. भारत और पाकिस्तान के बीच साझा बयान जारी हुआ जिसकी जानकारी विदेश सचिवों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी गई। सहमति के बिंदुओं के मुताबिक दोनों देश संबंधित लंबित मुद्दों पर चर्चा को तैयार हुए। मुंबई आतंकी हमलों से जुड़े मुकदमे में तेजी लाने का फैसला हुआ जिसके तहत दोनों देश मुंबई हमले के मामले में वॉइस सैंपल मुहैया कराएंगे। भारत पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दिल्ली में मुलाकात होगी। सीमा पार गोलीबारी के मसलों के लिए बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के महानिदेशकों के बीच जल्द बैठक बुलाने पर सहमति बनी है। इसके अलावा दोनों देश 15 दिनों के भीतर एक दूसरे के मछुआरों और उनकी नौकाओं को छोड़ने पर सहमत हुए हैं। नवाज शरीफ ने पीएम मोदी को सार्क सम्मेलन में आने का न्योता दिया जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। Both leaders condemned terrorism in all its forms and agreed to cooperate with each other to eliminate this menace from South Asia. सार्क देशों का सम्मेलन अगले साल पाकिस्तान में होना है और प्रधानमंत्री अब इस बैठक में शिरकत करने इस्लामाबाद जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के बीच पिछली द्विपक्षीय बातचीत पिछले साल मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद हुई थी। नवंबर 2014 में काठमांडू में सार्क शिखर सम्मेलन में दोनों के बीच केवल अभिवादनों का आदान प्रदान ही हुआ था। अच्छी बात यह है कि रूस की पहल पर बने एससीओ के पूर्ण सदस्य बनने के पहले पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ सहयोग करने का वादा किया है। अगर ऐसा हुआ तो इससे दोनों देशों के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। लेकिन देखना यह है कि पाकिस्तान की सेना दोनों नेताओं के इस निर्णय के साथ कितना आ पाती है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन डीके पांडे के साथ रूस के उफा से अखिलेश सुमन। भारत और पाकिस्तान के बीच रुकी वार्ता प्रक्रिया को बहाल करने के फैसले का बीजेपी समेत जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने स्वागत किया, लेकिन कांग्रेस ने एनडीए सरकार की पाकिस्तान नीति को भटका हुआ करार दिया। कांग्रेस ने कहा कि मुंबई हमलों के मामले में भारत का पक्ष पहले से कमजोर हुआ है। उधर साझा बयान में कश्मीर का जिक्र न होने पर पाकिस्तान में नवाज शरीफ की आलोचना हो रही है। रूस के उफा शहर में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात हुई और बातचीत को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे सकारात्मक कदम बताया। बीजेपी ने दावा किया है कि ये बातचीत भारत की शर्तों पर होगी। पाकिस्तान ने मान लिया है कि इस ट्रायल को एक्सपेडाइट करना चाहिए
करना होगा। और दूसरी जो वॉइस सैंपल्स हैं, जिसके बेसिस पे हमने लश्कर तैयबा के खिलाफ जो केस बनाया था, जो सबूत दिया था पाकिस्तान को, पाकिस्तान वो भी मान चुका है कि हाँ, अब वॉइस सैंपल्स को हम एक्सचेंज करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने भी रुकी वार्ता प्रक्रिया की बहाली का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इसे अच्छा कदम बताया, लेकिन कांग्रेस ने एनडीए सरकार की पाकिस्तान नीति को भटका हुआ करार दिया। कांग्रेस ने कहा कि मुंबई हमले पर सबूत सौंपने के मामले में भारत अपने पहले के रुख से पीछे हट गया है। आज की जो ये अभी साझा वक्तव्य है, बयान है, उससे एक चीज स्पष्ट है कि श्री नरेंद्र मोदी और इनकी सरकार के पास कोई रूपरेखा नहीं है और कोई ऐसी नीति नहीं है जिससे जो विषय है पाकिस्तान और भारत के बीच में, उनको सही तरीके से उनका समाधान हो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान को लेकर हुई इस पहल का एनडीए के सहयोगी दल शिवसेना ने विरोध किया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी पाकिस्तान से बातचीत को बेकार करार दिया है। बीजेपी ने इसी साल अप्रैल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पाकिस्तान के साथ बातचीत की शर्तों पर एक प्रस्ताव पास किया था। इसमें पाकिस्तान के साथ सम्मान, संवाद, सुरक्षा, संस्कृति और सभ्यता के पंचामृत सिद्धांतों पर ही बातचीत की बात कही गई थी। विशाल दहिया के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। भारत और पाकिस्तान को शंघाई सहयोग संगठन के पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा दे दिया गया है। उफा में शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में इसका ऐलान किया गया। हालांकि पूर्ण सदस्यता से जुड़ी प्रक्रिया अगले साल तक पूरी होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक बताया। रूस के उफा में एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत को पूर्ण सदस्य का दर्जा देने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की सदस्यता यूरेशिया के देशों को फिर से जोड़ने में अहम भूमिका निभा सकती है। यह हमारे बीच ऐतिहासिक और प्राचीन संबंधों का प्रतीक है। इस क्षेत्र में जिसे मानव इतिहास का पिवट कहा गया है, शांति और समृद्धि को भी बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक सहयोग के लिए बने 6 देशों के संगठन एससीओ के लिए भारत की सदस्यता बाजार की नजर से महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की 7.5% की गति से बढ़ रही विकास दर पर जोर देकर कहा कि हमारा मानव संसाधन पूरे यूरेशिया की जरूरतों को पूरा कर सकता है। उन्होंने यातायात और संचार में बड़े निवेश का भी संकेत दिया। हम यूरोप के उत्तरी कोने से एशिया के दक्षिणी समुद्री तट को फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य बनने पर बधाई दी। पाकिस्तान का भी इस मुद्दे पर सकारात्मक रुख रहा। सम्मेलन में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री रूस से तुर्कमेनिस्तान के लिए रवाना हो गए। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले विधान परिषद के चुनाव में नीतीश लालू गठबंधन पर बीजेपी और उसके सहयोगी भारी पड़ गए। स्थानीय निकाय कोटे की 24 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की है। बीजेपी गठबंधन ने 24 में से 13 सीटों पर जीत हासिल की। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 10 सीटें गई हैं। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता है और इन सीटों पर 7 जुलाई को मतदान हुआ था। आरजेडी और जेडीयू ने 10-10 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। वहीं कांग्रेस ने 3 और एनसीपी ने 1 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे। दूसरी ओर बीजेपी 18, एलजेपी 4 और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। 24 में से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए जीत कर आया है। जहां 5 सीटें थी वहां 13 सीटें जीत कर आए हैं। और जनता परिवार का जो हुआ था उसको बिहार की जनता ने फुस कर दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक दिन बाद ही अब व्यापम ने 12 जुलाई को होने वाली डेंटल और मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी कि डीमैट रद्द कर दी है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया था कि जिन 9 केंद्रों पर डीमैट हो रही है उसमें ओएमआर स्कैनर लगाए जाएं। परीक्षा के बाद ओएमआर शीट की स्कैनिंग कर उन्हें सुरक्षित रखें और मेरिट लिस्ट तैयार करने से पहले ओएमआर शीट की जांच भी की जाए।
हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी कि मध्य प्रदेश में निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली डीमैट परीक्षा हाई कोर्ट की निगरानी में हो। और अब बात मानसून के उत्तर भारत के कई इलाकों में भारी बारिश से लोग परेशान हैं। कोलकाता और दिल्ली में सड़कों पर जलभराव से यातायात पर असर पड़ा। कश्मीर में बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा रोकनी पड़ी है, तो जम्मू कश्मीर हाईवे पर 2000 वाहन फंसे हुए हैं। आज हुई तेज बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में तापमान 30 डिग्री से नीचे आ गया। हालांकि लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। कोलकाता में बीते 24 घंटे के दौरान हुई भारी बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गए और लोगों को सुबह दफ्तर जाने में परेशानियां उठानी पड़ी। सारा रात बारिश हुआ है एंड देन उसके बाद मॉर्निंग में भी बारिश हो रहा था और अभी ये हालत। तो एक्साइटमेंट है, लेकिन ऑफिस से अगर हम लोग को मतलब जॉब से निकाल दिया तब तो वो लोग नहीं समझेगा कि इतना पानी की वजह से वी आर लेट। कल रात भर पानी सुबह है, हम लोग का सुबह से गाड़ी घोड़ा कुछ चला पा रहे हैं, दुकान पाट सब बंद हो गया है। यहाँ देखिए ना पूरा पानी वाटर लॉगिंग घर में पानी डूब गया है, चारों तरफ ये हो गया है। राजस्थान के कई इलाकों में बीते 24 घंटे के दौरान 245 मिलीमीटर बारिश हुई है। कई जगह बाढ़ जैसे हालात हैं। कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। भूस्खलन और भारी बारिश के बाद अमरनाथ यात्रा को जम्मू से 100 किलोमीटर दूर कुद में रोकना पड़ा। पंजाब के भी कई शहरों में सड़कों पर पानी जमा है, जबकि हिमाचल प्रदेश में अगले 2-3 दिन बारिश जारी रहने की संभावना जताई गई है। डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो मिड हिल्स में आते हैं या लो हिल्स में आते हैं, उसमें अच्छी बारिश हो रही है। कुछ एक इलाकों से भारी बारिश भी रिपोर्ट हो रही है। तो ये जो बारिश है ये अगले 2-3 दिन जो है वो और जारी रहेगी। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कई इलाकों में बीते 24 घंटे में हुई बारिश ने जिंदगी की रफ्तार पर असर डाला है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत कई इलाकों में भारी बारिश जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मानसून की बारिश के चलते पैदा हुए मुश्किलों से निपटने के लिए दिल्ली नगर निगम ने 24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम तैयार किया है और इसके लिए 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जिसमें जलभराव, नालों की सफाई, मकान और पेड़ गिरने से जैसी समस्याओं की शिकायत की जा सकती है। मॉनसून के मौसम में बारिश से पैदा होने वाली चुनौतियों से निपटने में जुटा ये है दिल्ली निगम का कंट्रोल रूम, जो 30 सितंबर तक 7 दिन काम करेगा। यहाँ पर शिकायत मिलते ही संबंधित कर्मचारियों को जानकारी दी जाती है। कोई भी शिकायत है तो आप इस पे इमीडिएटली कंप्लेंट कर सकते हैं वाटर लॉगिंग की। हर कंट्रोल रूम के अंदर हमारी टीम है, जिसके अंदर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर और आपके सैनिटेशन डिपार्टमेंट के लोग अवेलेबल हैं। लोग इस कंट्रोल रूम में इलाके की गंदगी, जल भराव, पेड़ गिरने की शिकायत कर सकते हैं। पूर्वी दिल्ली के निवासी 155303, उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली के लिए 1266 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मानसून सीजन में वाटर लॉगिंग और ट्री गिरने के और भी एनिमल डेड बॉडी रहने के शिकायतें ज़्यादा आती हैं, तो इसलिए इसमें हम अपने ऑफिशियल्स की संख्या बढ़ा देते हैं और 3 की बजाय ये 8-8 कर देते हैं। दिल्ली में मानसून के दस्तक के साथ नगर निगम की तैयारी की पोल खुल जाती है, लेकिन इस बार नगर निगम ने नियंत्रण कक्ष बनाकर इससे निपटने को मुस्तैद है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। भविष्य निधि से जुड़ी शिकायतों के तेजी से निपटारे के लिए अब हर महीने की 10 तारीख को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन निधि आपके निकट नाम से कार्यक्रम आयोजित करेगी। ये ईपीएफओ के रीजनल और सब रीजनल दफ्तरों में आयोजित किए जाने हैं। पहले ऐसे मुहिम को भविष्य निधि अदालत का नाम दिया गया था। आज देश के कई जगहों पर पीएफ से जुड़े दावों का निपटारा किया गया। श्रम और रोजगार मंत्रालय की मंशा है कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल के जरिए पीएफ निपटारे को ज्यादा बेहतर किया जाए। अब शिकायतें ईमेल से भी की जा सकती हैं। इस साल अप्रैल से जून के दरमियान 47,914 शिकायतों का निपटारा किया गया। सामाजिक सुरक्षा आज बहुत बड़ी महत्वपूर्ण विषय है। सामाजिक सुरक्षा देने के लिए आज हमारी ईपीएफओ में जितने सब्सक्राइबर को पेंशन हो या उनके ईडीएलआई बेनिफिट्स हो, सारे उनके जो भी उनके अकाउंट्स को एक अपडेट करने के लिए ये कार्यक्रम और आगे बहुत काम बड़ा उठाने का इसका एक मौका मिलेगा। भारत और जिम्बाब्वे के बीच हरारे में खेले जा रहे पहले वनडे मैच में भारत जीत के करीब पहुंच चुका है। 256 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे के 6 विकेट गिर चुके हैं। इससे पहले टॉस जीतकर जिम्बाब्वे ने भारत को पहले बल्लेबाजी का मौका दिया। शुरुआती झटकों से उबरते हुए भारत ने 50 ओवर में 6 विकेट पर
255 रन बनाए। अंबाती रायडू ने शानदार शतक लगाया। रायडू ने 12 चौके और 1 छक्के की मदद से 124 रन बनाए। स्टुअर्ट बिन्नी ने 77 रन की पारी खेली। और एक अनोखी खबर, बिजली से चलने वाले एयरबस ई-फैन विमान ने आज इंग्लिश चैनल पार करने का रिकॉर्ड बनाया। इसने ब्रिटेन के कैंट से उड़ान भरने के बाद इंग्लिश चैनल को पार कर फ्रांस में सुरक्षित लैंडिंग की। इसमें करीब 37 मिनट का वक्त लगा। ई-फैन नाम के इस 2 सीटर और 2 इंजन वाले विमान का वजन करीब 600 किलोग्राम है, जो 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसे उड़ाने वाले पायलट का कहना है कि इसमें कार्बन उत्सर्जन को रोकने में मदद मिलेगी। तो खबरों के इस बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार।